हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है सर्कल। इस चैप्टर में हम सर्कल से जुड़े सभी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे और कुछ अच्छे सवालों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। का डेफिनेशन क्या है? सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर। ठीक है, लिखोगे फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर। ठीक है, लिखोगे सर्कल इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट कॉल्ड सेंटर। इफ सेंटर से ये सारे सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस पर है, ठीक है, तो ये सब मिलके क्या बनाएंगे? सर्कल बनाएंगे। ये जितने पॉइंट्स हैं ये सारे इक्वल डिस्टेंस पर है सेंटर से, तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स मिलके सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, अच्छा, सर्कल के बारे में हम लोग क्या क्या जानेंगे? सर्कल के बारे में हम लोग अभी तक जानते हैं कि रेडियस क्या होता है। रेडियस, इसको सेंटर से इस पॉइंट को रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये वाले लाइन को, ए बी को क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। इसको आर्क बोलते हैं। इसको सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर। आर्क और दो साइड मिल, दो हमारे रेडियस मिलके क्या बनाता है? सेक्टर। ठीक है, कॉर्ड दो पार्ट में डिवाइड करता है, सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट हो गया। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी सर्कल के बारे में जानते हैं। ठीक है, अच्छा, जब एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ोगे उस टाइम पर हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए। तो मैंने बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे पेरीमीटर एंड वॉल्यूम, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सॉरी, सर्कल में हम लोग बताए थे कि क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालता है। ठीक है, फिर से जब हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ेंगे तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि इस सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। दिस इज सेगमेंट, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं? ऑब्वियसली इस सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल को माइनस करके निकालते होंगे, है ना। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करके निकालते होंगे, ये एरिया ऑफ सेगमेंट। तो ये वाला पार्ट हम लोग किस में पढ़ेंगे? एरिया रिलेटेड टू सर्कल में पढ़ेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो ये चैप्टर है इसमें हम लोग टेंजेंट और सेकंड की बात करते हैं। ठीक है, टेंजेंट, टेंजेंट का किस लाइन को टेंजेंट बोलते हैं? अ लाइन, अ लाइन जो एक पॉइंट को देख दिया जाता है। मीटिंग अ सर्किल ओनली इन वन पॉइंट। A line meeting a circle only in one point is called tangent. इस सर्कल पे सिर्फ एक जगह पर मिलता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर कोई लाइन, अगर कोई लाइन सर्कल को 2 पॉइंट पर मिलता है, 2 पॉइंट्स पर मिलता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड। इसको क्या बोलते हैं? सेकंड। टेंजेंट सर्कल को एक पॉइंट पर मिलता है और सेकंड सर्कल को 2 पॉइंट्स पर मिलता है। ठीक है, और 3 पॉइंट पे मिलने वाले को क्या बोलेंगे? अगर कोई लाइन सर्कल को 3 पॉइंट्स पे मिलता है तो उसका क्या नाम है? नहीं पढ़े हो? डायमीटर, हम्म, डायमीटर। डायमीटर 3 पॉइंट पे काटता है, टच करता है। हम लोग तो सेंटर लेके गए ना, जो वो तो सर्कल के सेंटर टू हो साइड गया। पे। सर्कल पे तो 2 पॉइंट पे काटता है, जो 3 पॉइंट पे काटता है उसको क्या बोलते हैं? नहीं, 3 पॉइंट कट तो नहीं करेगा ना। 3 पॉइंट पे कट ही नहीं करेगा।
ठीक है। अगर वो लाइन है तो सर्कल को 3 पॉइंट पर कट ही नहीं करेगा। 3 पॉइंट पर कट करने के लिए से फिर वापस घूम के ऐसे आएगा, तभी तो 3 पॉइंट, 1 पॉइंट से ज्यादा, 2 पॉइंट से ज्यादा कट करेगा, तो ये लाइन नहीं है। ठीक है, तो सर्किल पे कोई लाइन आइदर 1 पॉइंट पर टच करेंगे या फिर 2 पॉइंट पर टच करेंगे। ओके, 1 पॉइंट पर अगर टच करता है सेकेंड, 2 पॉइंट पर टच कर रहा है तो सेकेंड, 1 पॉइंट पर टच कर रहा है तो टेंजेंट। तो टेंजेंट के लिए हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे? अ लाइन meeting a circle only in one point is called a tangent to the circle at that point। जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उस पॉइंट पर वो टेंजेंट है। सेकंड क्या होता है? a line which intersect, ये टच नहीं करता, ये क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है। अ सर्कल, टच करना मतलब सिर्फ छू के निकल जाना, इंटरसेक्ट करना मतलब उसके बीच में घुसना। ठीक है, अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल in two distinct points into टेंजेंट। सेकंड क्या होता है, समझ में आया? ओके, नाउ कितने टेंजेंट बना सकते हैं हम किसी पॉइंट से? अगर मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया, सर्किल के अंदर एक पॉइंट लिया, तो हम कितने टेंजेंट बना सकते हैं इस पॉइंट को लेके? हेडिंग लिखो, नंबर ऑफ टेंजेंट्स। अगर सर्किल के अंदर में पॉइंट है तो कितने टेंजेंट बनेंगे इससे, थ्रू दिस पॉइंट? लिखोगे नो टेंजेंट, नो टेंजेंट passing through a point inside circle। अगर सर्किल के इनसाइड में कोई पॉइंट है तो यहाँ से गुजरने वाले लाइन को हम टेंजेंट नहीं बोलते हैं। कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ किया जा सकता है। ठीक है, कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ किया जा सकता है। अच्छा, अगर कोई एक पॉइंट को मैं यहाँ पर सर्कल पर रख दूं तो यहाँ से कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? वन एंड ओनली वन टेंजेंट through a point lying on a circle, अगर सर्किल पर कोई पॉइंट है तो उसे केवल एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक पॉइंट को हम आउटसाइड द सर्किल, तीन ही जगह हो सकता है ना, या तो इनसाइड द सर्किल, या तो ऑन द सर्किल, या आउटसाइड द सर्किल। अगर आउटसाइड द सर्किल ले तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? एग्जैक्टली 2। ठीक है, एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स थ्रू अ पॉइंट lying outside a circle, बाहर में अगर पॉइंट है तो यहाँ से सिर्फ 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। इनके अलावा और कोई टेंजेंट हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस पॉइंट से और कोई भी लाइन होगा तो आइदर वो बाहर चला जाएगा, टेंजेंट नहीं होगा, या फिर सेकंड बन जाएगा। ठीक है, या फिर सेकंड बन जाएगा। दैट मीन्स आउटसाइड अ पॉइंट से हम लोग एग्जैक्टली 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आया? अगर थोड़ा सा ऊपर हटाएंगे तो वो टेंजेंट ही नहीं रहेगा, सर्किल के बाहर चला जाएगा, और थोड़ा सा अंदर करेंगे तो क्या होगा? वो टेंजेंट नहीं रहेगा, 2 पॉइंट पर कट करके सेकंड बन जाएगा। So there are exactly 2 tangents through a point lying outside a circle।
ठीक है। लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये पॉइंट P है, ये A पर बना रहा है हमारा टेंजेंट, ये B पे बना रहा है टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको बोलते हैं? लेंथ ऑफ टेंजेंट is a line segment of a tangent between a given point and the point of contact. Point of contact, ये पूरा टेंजेंट है, ये पूरा टेंजेंट है। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को हम बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ए है और गिवन पॉइंट पी है, तो पी ए इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, पी ए इज लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पी बी इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये हमारा थ्योरम भी है कि पी पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे दोनों का लेंथ इक्वल होगा, ये और ये इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, पी ए इज इक्वल टू पी बी। ठीक है, तो नंबर ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको बोलते हैं, ये सब समझ में आ गया सभी को? ठीक है, तो अभी रिजल्ट्स ऑफ टेंजेंट्स पढ़ेंगे। इस टेंजेंट्स के क्या क्या रिजल्ट हैं। अगर ध्यान से देखो तो ये एक सर्कल है और ये एक टेंजेंट है। ठीक है, ये सेंटर है, ये टेंजेंट है ए बी। तो थ्योरम 1 क्या बोलता है? थ्योरम 1 बोलता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये सेंटर है, ओपी इज रेडियस। बोल रहा है रेडियस टेंजेंट जो होगा ओपी के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, रेडियस तो सारे हैं, रेडियस तो सारे हैं, बट वो रेडियस जो इसको इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच करके बन रहा है वो वाला रेडियस और टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर होंगे। क्या लिखोगे? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। point of contact, point of contact से जो रेडियस हमारा होगा सेंटर के साथ वो परपेंडिकुलर होगा किसके? टेंजेंट के। ठीक है, इसका उल्टा भी हम बोल सकते हैं। इसका उल्टा क्या बोल सकते हैं कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें इंड ऑफ रेडियस से, इस इंड ऑफ रेडियस से अगर एक लाइन ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, तो वो क्या होगा? वो एक टेंजेंट होगा, वो टेंजेंट टू द सर्किल होगा। A line drawn through the end of the radius and perpendicular to it is a tangent to the circle। तो उल्टा। ठीक है, थ्योरम 2 क्या है? थ्योरम 2 क्या है? थ्योरम 2 है a line drawn, सब लिखोगे, through the end of radius and perpendicular to it is a tangent। मतलब उसी का उल्टा, थ्योरम 1 का उल्टा, to the circle। ठीक है, थ्योरम 3। थ्योरम 3 क्या है? थ्योरम 3 है the length of circles, the length of tangent
drawn from an external point to a circle are equal। जो भी मैंने बताया था कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से जितने भी टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे सर्किल पे, कितने ड्रॉ कर सकते हैं? दो ही, दोनों का लेंथ इक्वल होगा। ठीक है, सबको प्रूव करेंगे। अभी लिस्ट लिखो। इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन, इफ, यहाँ पर कैसा फोटो होगा? यहाँ पर फोटो होगा ऐसा वाला, ये दोनों लेंथ सेम होगा। ठीक है। थ्योरम 4, इफ टू टेंजेंट्स are drawn from an external point, then point 1, they subtends equal angles at the center, और दूसरा, they are equally inclined, पहले लिख लो, they are equally inclined to the line segment joining the center to that point, joining the center, चलो इसमें हो गया, ये वाला ट्रायंगल है, इसमें हो गया। हाँ, ये पॉइंट P से एक यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किए, ओके, और यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ किए। फोर्थ वाला पॉइंट क्या बोल रहा है वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये A है, ये B है। फर्स्ट जो पार्ट है फोर्थ पॉइंट का, वो बोल रहा है कि ये जो दोनों टेंजेंट है, वो दोनों टेंजेंट सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ठीक है, वो बोल रहा है कि ये टेंजेंट सेंटर पे जो एंगल बना रहा है, दोनों टेंजेंट इक्वल एंगल बना रहा है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि वो एंगल जो कि सेंटर और पॉइंट ऑफ टेंजेंट इन दोनों को ज्वाइन करने वाला लाइन है, उसके ऊपर ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। कौन सा लाइन के बारे में बोल रहा है? सेंटर और उस पॉइंट P को ज्वाइन करने वाला लाइन पे ये दोनों टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब कि OP पे PA जितना एंगल बना रहा है उतना ही एंगल बना रहा है PB। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एंगल PAB को OP बाइसेक्ट कर रहा है, इस तरीके से भी बोल सकते हैं, है ना। अभी थ्योरम में क्या लिखा है कि OP पे PA और PB इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब जितना एंगल ये बना रहा है उतना ही एंगल ये बना रहा है। इसी चीज को हम दूसरे लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं कि OP बाइसेक्ट एंगल APB, OP एंगल APB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो दोनों में से कुछ भी बोलेगा तो एक ही तरीके से प्रूव करेंगे। ओके, तो प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। पहले इसी को ले लेते हैं, गिवन क्या है कि O सेंटर है, ठीक है, P आउटसाइड पॉइंट है, AB पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, किसका? PA एंड PA, इसको पहले लिखना चाहिए था, PA एंड PB आर टेंजेंट्स, P और PB क्या है? टेंजेंट्स है, ठीक है, और AB पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। चलो प्रूव क्या करना है? टू प्रूव एंगल AOP is equal to angle BOP,
एक ये प्रूव करना है और दूसरा क्या प्रूव करना है, एंगल APO इज इक्वल टू एंगल BPO, ये दोनों प्रूव करने हैं। ठीक है, ये दोनों प्रूव करना है। अच्छा, तो अगर हम लिख लें इन ट्रायंगल कौन कौन सा, OAP एंड ट्रायंगल OBP, OAP और OBP ट्रायंगल में OP इज इक्वल टू OP, क्यों, कॉमन साइड, कॉमन साइड। अच्छा, A इक्वल टू OB, PA इक्वल टू PB, क्यों, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, OA इक्वल टू OB, क्यों, OA इक्वल टू OB क्यों, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये रेडियस है ना, ये और ये OA और OB रेडियस है तो दोनों सेम होगा। OP तो हमारा कॉमन है और PA और BB इक्वल होता है, जो हमने पहले के थ्योरम से जाना है। सो प्रूफ करेंगे, बट हम लोग ये जानते हैं कि ये दोनों टेंजेंट क्या है, इक्वल होता है। ओके, तो ये दोनों ट्रायंगल में ये तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसलिए ट्रायंगल OAP इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP, SSA कॉन्ग्रुएंसी, SSS कॉन्ग्रुएंसी, SSS कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, हेंस एंगल OAP is equal to angle OBP, angle AOB is equal to angle BOP and triangle, so angle APO is equal to angle BPO। तो एक साथ ये दोनों ही प्रूव्ड हो गया। ठीक है, प्रूव हो गया ना कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक है, समझ में आया क्या, किसी को कुछ डाउट तो पूछो। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, अगर दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हमारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर एंगल्स इक्वल होंगे तो दैट मीन्स कि ये एंगल, ये दोनों टेंजेंट इक्वल एंगल बना रहा है इस पे और ये दोनों इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हमारा थ्योरम 4 का प्रूफ। थ्योरम 4 का प्रूफ, थ्योरम 3 का प्रूफ करते हैं। थ्योरम 3 का प्रूफ, थ्योरम 3 क्या है कि कोई बाहर पॉइंट से जो हम बनाएंगे टेंजेंट इसके ऊपर, ये इक्वल डिस्टेंस पर होगा, है ना, PA इज इक्वल टू PB होगा, ये प्रूव करना है। अभी हमने कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रेबल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था। दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया था तो हम लोग बोल रहे थे कि इसको यूज करके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे थे। दैट मीन्स किसी और तरीका से अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे, किसी और तरीका से अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तब भी हो जाएगा हमारा क्या, कि PA इक्वल टू PB, है ना। तो इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए एक्चुअली मैं उल्टा जा रही हूँ, 4 3 2 1 कर रही हूँ। अगर 1 2 3 4 करती तो तुम्हारा वो प्रूफ होते जाता है ना, क्योंकि उसके रिजल्ट को हम यूज कर रहे हैं। 3 के रिजल्ट को हमने 4 में यूज किया, थ्योरम 3 के रिजल्ट को हमने 4 में यूज किया ना। अभी थ्योरम 3 है, थ्योरम 3 क्या बोल रहा है, देख
थ्योरम 3 में प्रूव करना है पी ए इक्वल टू पी बी। तो इसमें से क्या है, हम जानते हैं कि जो हमारा टेंजेंट है वो रेडियस के साथ क्या होता है, रेडियस के साथ परपेंडिकुलर बनाता है। टेंजेंट हमारा रेडियस के साथ परपेंडिकुलर बनाता है ना। दैट मीन्स कि इन ट्रायंगल ओ ए पी एंड ट्रायंगल ओ बी पी क्या होगा, एंगल ओ ए पी और इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि रेडियस जो है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट गिवन पॉइंट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। ठीक है। दूसरा OP इज इक्वल टू OP, कॉमन साइड। और तीसरा OA इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेम सर्कल के दोनों रेडियस है इसलिए इक्वल होंगे। सो ट्रायंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OBP। और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारे क्या होंगे, सारे साइड्स भी इक्वल होंगे। दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका सारा साइड और सारा एंगल इक्वल होता है। तो हम क्या बोलेंगे, PA इक्वल टू PB। ठीक है। OA इक्वल टू OB तो था ही, OP तो हमारा कॉमन पॉइंट था ही, तो सॉरी कॉमन साइड था, PA इक्वल टू PB भी होगा। थ्योरम 3 प्रूव हो गया। किसी को कोई दिक्कत? यस मैम। चलो थ्योरम 1 देखते हैं। पहले थ्योरम का हमने लिस्ट बना लिया था, बट अब इसका सबका प्रूव कर रहे हैं। ठीक है। एक ट्रायंगल है, सॉरी एक सर्कल है और एक टेंजेंट है। ये है O, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है। दिस पॉइंट इज R, दिस R इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है। और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये Q पे कट कर रहा है। ठीक है। गिवन क्या है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक टेंजेंट है एट अ पॉइंट ऑफ P ऑन ऑफ द सर्कल। इतना ही दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ OP इज परपेंडिकुलर टू AB। यही प्रूफ करना था ना, जिसका रिजल्ट हमने थ्योरम 3 को प्रूफ करने के लिए यूज किया था। तो थ्योरम 1 भी हमें पता होना चाहिए, प्रूफ पहले होना चाहिए था। थ्योरम 1 क्या बोल रहा है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB प्रूव करना है। अभी पता है नहीं, हमें प्रूव करना है। ओके। तो प्रूफ के लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं, प्रूफ के लिए हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है। क्या कंस्ट्रक्शन किया? टेक अ पॉइंट Q अदर देन P। ठीक है। ये P जो पॉइंट है उसके अलावा Q एक हमने पॉइंट लिया ऑन AB। ठीक है। और जॉइन OQ। ये वाला पार्ट जो है हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। ये जो पार्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है। ठीक है। गिवन है हमारा ओनली कि OP इज रेडियस एंड AB इज टेंजेंट। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया कि OQ एक Q एक और अलग पॉइंट ले लिया इस पर AB पे और OQ को ज्वाइन कर दिया। ठीक है। नाउ लेट OQ intersect the circle at R। ये
वो आर जो है वो इंटरसेक्ट, ओ क्यू जो है सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है आर पे, दैट मीन्स कि ओ आर इज लेस देन ओ क्यू होगा। ये ओ क्यू का पार्ट है ना ओ आर, ओ क्यू यहाँ से ओ से लेके क्यू को टच कर रहे हैं तो ये ओ क्यू बन रहा है, बट आर जो है वो बीच में ही कहीं पर सर्कल को टच कर रहा है, दैट मीन्स लेंथ ऑफ ओ आर इज लेस देन लेंथ ऑफ ओ क्यू। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखोगे? अ पार्ट लेस देन द होल, होल तुम्हारा है ओ क्यू और ओ आर इज अ पार्ट ऑफ ओ क्यू, तो ओ आर इज लेस देन ओ क्यू होगा, ठीक है। बट ओपी इज इक्वल टू ओ आर, क्योंकि दोनों रेडियाई हैं सेम सर्कल के, ये दोनों इक्वल है, ये और ये, ठीक है। ये और ये इक्वल है, दैट मीन्स कि ओपी भी लेस होगा ओ क्यू के। OR is less than OQ and OP is equal to OR. So OP is also less than OQ. OP is also less than OQ. OQ क्या था? OQ क्या था? Q क्या है? Q क्या है बोलो? Q is any other point on a tangent line other than P. P को छोड़ के Q कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है। कोई भी पॉइंट ले लो, P तो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, उसको छोड़ करके और कोई भी पॉइंट ले लो, कहीं पर भी ले लो, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, कहीं पर भी ले लो। कहीं पर भी हम ले लें तो ये कंडीशन तो होल्ड करेगा, ओपी इज लेस देन ओक्यू, होल्ड करेगा ना। कहीं पे अदर जगह पर ओक्यू ले लो, ऑलवेज ओपी इज लेस देन ओक्यू, क्योंकि ओक्यू और ये वाला ये इसका पार्ट होगा और ये इक्वल है, मतलब क्यू को कहीं पर भी ले लें, ऑलवेज ओपी इज लेस देन एनी क्यू अदर देन पी। इस स्टेटमेंट को समझ रहे हो क्या कि ए बी पे और कोई भी पॉइंट क्यू कहीं पर भी रख दे, वो ऑलवेज लेस ग्रेटर देन होगा ओक्यू किसके? ओपी के। ओपी इज ऑलवेज लेस देन ओक्यू। ये समझ पा रहे हो क्या? इस स्टेटमेंट से ही हमारा प्रूफ है, इसलिए मैं इस पर जोर दे रही हूँ कि क्यू इज ओक्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन ओपी। क्यू कहीं पर भी रख दे वो ऑलवेज ओपी से बड़ा होगा। क्यों? कि उसका पार्ट होगा ये ओ आर और ओ आर एंड ओपी इज इक्वल, सो ऑल ओक्यू इज ग्रेटर देन ओपी, ठीक है। तो ये लिखने के बाद तुम क्या लिखोगे? यहाँ तक हो गया सबका? Yes, ma'am. यस मैम। ये लिखने के बाद लिखोगे कि 10 OP is shorter than any other point या लिखोगे any other line segment, OP तो लाइन सेगमेंट है ना, OP is shorter than any other line segment joining O to any point on AB other than P। मैंने जो मैंने बोला उसी को स्टेटमेंट में लिख दिया। दैट मीन्स कि OP जो है कोई भी अलग पॉइंट ले ले AB पर और उसको O से ज्वाइन करे, उससे छोटा होगा, मतलब OP इज शॉर्टर देन एनी अदर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग O टू एनी पॉइंट ऑन द AB। इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं मैम। स्टेटमेंट में किसी को डाउट है? नहीं है, ओके। दैट इज, इसको हम और क्या बोल सकते हैं कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the point O and P। इसका मतलब है कि O और P के बीच में जो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है,
sorry, the point O and sorry, point O and line AB. इस लाइन AB और पॉइंट O से ये OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये सारे डिस्टेंस है O और लाइन AB का, है ना। AB और ये लाइन O के बीच में डिस्टेंस में पूछोगे तो ये सारे डिस्टेंस है लाइन AB और O के बीच में। बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन दे रहा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन देता है? ये OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या कि दिस OP इज शॉर्टेस्ट बिटवीन ऑन दिस लाइन और दिस लाइंस जितने भी है, इन सारे लाइन के कंपैरिजन में OP क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट है। ये सबको समझ में आ गया। बट लेकिन हम क्या जानते हैं कि किसी दो चीज के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो कौन सा डिस्टेंस होता है? जो फिजिक्स में पढ़े हो ना, किसी दो चीज के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना। अगर इसमें और इस पॉइंट के बीच में डिस्टेंस पूछा जाएगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन बताएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोलते हैं। बाकी जो भी डिस्टेंस होंगे वो इससे बड़े होंगे ना। ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ, ये वाला लेंथ सब बड़ा होगा। सबसे शॉर्टेस्ट कौन होगा? जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो ये बोल रहा है कि ओपी जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर होगा, डिस्टेंस होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट से किसी लाइन का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ये ओपी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दे रहा है, तो जरूर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तभी शॉर्टेस्ट दे रहा है। समझ पा रहे हैं क्या इस स्टेटमेंट को? यहाँ पे क्या लिखोगे? बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between a point and a line is the perpendicular distance। पहले हमने प्रूव किया कि ये जो OP है वो शॉर्टेस्ट है सारे डिस्टेंस से। फिर हम जानते हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है किसी पॉइंट और लाइन के बीच में वो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। दैट मीन्स कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा कि बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हेंस OP इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, OP इज परपेंडिकुलर टू AB। तो कैसे कैसे हम लोग प्रूव किए? पहले हम लोग प्रूव किए कि OP जो है वो अदर किसी OQ से छोटा है। मतलब सारे जितने भी पॉइंट होंगे AB पर, जितने भी पॉइंट होंगे AB पर, कोई भी पॉइंट ले ले, O को उससे मिलाएंगे तो वो सारे से OP छोटा है। फिर हम जानते हैं कि किसी पॉइंट और लाइन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देता है वो कौन देता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस देता है। दैट मीन्स कि ऑब्वियसली OP क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा AB के, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, समझ में आया सभी को कि कोई डाउट है? तो इसको स्टेटमेंट में कंडीशन लगा करके हमें प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी एनालिसिस नहीं होगा। और इसके रिजल्ट को हम थ्योरम 3 में प्रूव करेंगे और उसके रिजल्ट को हम थ्योरम 4 में यूज करेंगे प्रूव करने के लिए। डन?
यस मैम। अभी थ्योरम 2 देखो। थ्योरम 2 क्या बोल रहा है कि अगर ये एक ओपी रेडियस है मैम ये तो और फर्स्ट P, थ्योरम का कन्वर्स है ना? हाँ कन्वर्स है। ओपी अगर रेडियस है, गिवन क्या है कि a circle with a center O in which OP is a radius and AB is a line perpendicular to AB is a line perpendicular to OP. प्रूफ क्या करना है कि AB is a tangent. तो AB is a tangent प्रूफ करने का मतलब क्या है कि P is the only point where AB touches circle. गिवन क्या है? गिवन है कि OB is radius, OP is perpendicular to AB. ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है कि AB is tangent. दैट इज क्या प्रूव करना है हमें? P is only point where AB touches circle. ठीक है, P only point है जहां AB टच कर रहा है सर्कल को, तभी हम इसको बोलेंगे कि टेंजेंट है। समझ पा रहे हो क्या? तो हमें ये चीज प्रूव करना है। OB को रेडियस दिया है, OP परपेंडिकुलर टू AB दिया है। हम ये प्रूव कर देंगे कि P के अलावा और कोई पॉइंट ऐसा नहीं है सर्कल पर जहां पर AB टच करेगा। ओके, कंस्ट्रक्शन करेंगे यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन में एक पॉइंट और क्यू AB पे ले लेंगे Q और OQ को ज्वाइन कर देंगे, सेम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, टेक पॉइंट Q ऑन AB एंड ज्वाइन OQ। ठीक है, ज्वाइन OQ हो गया। समझ में आया क्या क्या दिया है, क्या प्रूफ करना है? नाउ प्रूफ। हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो पॉइंट से लाइन पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो शॉर्टेस्ट होता है। ठीक है, प्रूफ में लिखोगे, वी नो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट on a line to a line is the shortest distance between them। हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी पॉइंट और लाइन के बीच में। दैट मीन्स एंड गिवन है कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB, तो ऑब्वियसली OP इज लेस देन OQ होगा, क्योंकि OP परपेंडिकुलर है AB के, तो OP सबसे छोटा वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। सो OP इज लेस देन OQ। ठीक है, OP इज लेस देन OQ। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को? OP इज लेस देन OQ। अब अगर OP OQ से लेस है, ठीक है, इसलिए क्या होगा? Q lies outside the circle। OP is less than OQ, मतलब Q lies outside the circle। क्यों? देखो यहां पर दिखा रही हूँ, ये प्रूव हो गया कि OP परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, और हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो OP तो ऑब्वियसली Q से छोटा होगा, क्योंकि OP इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन O एंड दिस लाइन। तो OP हमारा क्या है? OP इज लेस देन OQ है। OP इज लेस देन OQ है, और OP क्या है?
ओपी क्या है? What is distance? रेडियस है। Radius. ओपी क्या है? रेडियस है। तो क्या दैट मीन्स व्हाट कि रेडियस इज लेस देन ओक्यू। लेंथ ऑफ रेडियस इज लेस देन ओक्यू। ओपी इज लेस देन ओक्यू मतलब लेंथ ऑफ रेडियस इज लेस देन ओक्यू। ये चीज समझ पा रहे हो क्या? ये दोनों पॉइंट समझ पा रहे हो? Yes, ma'am. ओके तो अगर जो ओपी है वो लेंथ ऑफ रेडियस है और वो ओक्यू से छोटा है, मतलब जरूर ये क्यू पॉइंट जो होगा आउटसाइड द सर्किल होगा, है ना? अगर इनसाइड द सर्किल होता, अगर ये क्यू पॉइंट इनसाइड द सर्किल होता तो क्या होता? OQ इज लेस देन OP। अगर ये क्यू पॉइंट इनसाइड द सर्किल होता तो क्या होता? OQ इज लेस देन OP। और अगर ये क्यू पॉइंट ऑन द सर्किल होता तब क्या होता? अगर क्यू पॉइंट ऑन द सर्किल होता तो क्या होता? OP इज इक्वल टू OQ होता। समझ रहे हो? अगर ये हमारा एक पॉइंट, ये सेंटर है O, ये पॉइंट है P और एक Q पॉइंट है, OP इज लेस देन OQ बोल रहा है। अगर Q पॉइंट यहाँ पर होता तो OQ इज लेस, OQ होता है ना, OQ इज लेस देन OP होता, बट ऐसा तो नहीं है। अगर ये पॉइंट हमारा सर्कल पर होता तो OP इज इक्वल टू OQ होता, ऐसा भी नहीं है। किसी पॉइंट के सर्कल के रिस्पेक्ट में तो तीन ही पोजीशन हो सकते हैं, आइदर इनसाइड द सर्किल या ऑन द सर्किल या आउटसाइड द सर्किल। ठीक है, तो इनसाइड द सर्किल के लिए ये होना चाहिए था जो कि नहीं है, ऑन द सर्किल के लिए OP इक्वल टू OQ होना चाहिए था, नहीं है। दैट मीन्स कि Q इज ऑब्वियसली आउटसाइड द सर्किल। ये समझ पाए क्या कि कैसे हम Yes, इस कंक्लूजन तक पहुंचे कि Q इज लाइज आउटसाइड द सर्किल? ठीक है, दैट मीन्स कि AB जो है उसका और कोई पार्ट सर्कल पर टच नहीं हो रहा है। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा कि क्योंकि Q तो सर्किल लाइन पर है, Q तो लाइन पर है, Q को हमने ये प्रूव कर दिया कि ये सर्किल के आउटसाइड है। दैट मीन्स कि कोई भी AB का ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है P के अलावा जो कि सर्कल पर भी लाइक टच कर रहा हो। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे 10 एवरी पॉइंट 10 every point on AB other than P lies outside the circle। इसलिए AB meets the circle at the point P only। आया? दैट Yes, मीन्स ma'am. Yes, ये क्यू पॉइंट, ये क्यू पॉइंट मैंने कहाँ पर लिया था? AB पे, outside the circle. Hi. AB पे लिया था। क्यू तो एक ऐसे ही रैंडमली पॉइंट लिया था हमने। माइक ऑफ करो थोड़ा। क्यू को तो हमने ऐसे ही रैंडमली पॉइंट लिया था। दैट मीन्स कि एनी पॉइंट ऑन AB, कोई भी एक रैंडमली पॉइंट हम AB पर ले ले, वो सारे आउटसाइड द सर्किल होंगे। इसलिए लिखा गया 10 एवरी पॉइंट ऑन AB अदर देन P लाइट आउटसाइड द सर्किल। मतलब यहाँ भी ले लेते अगर, तभी वो आउटसाइड द सर्किल होता है, यहाँ भी ले लेते तब भी आउटसाइड द सर्किल होता। ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑन AB अदर देन P लाइज आउटसाइड द सर्किल। और तो दैट मीन्स क्या है? दैट मीन्स कि AB का कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो सर्किल को किसी और जगह टच कर रहा है। मतलब AB पे कोई भी ऐसा एक पॉइंट नहीं है जो कि सर्किल पर किसी और, क्योंकि सारे आउटसाइड द सर्किल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि AB
सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, वो कि P है। P के अलावा AB पे और कोई भी पॉइंट हम ले रहे हैं तो वो हमारा कहाँ प्रूव हो जा रहा है? बाहर, सर्कल के बाहर। AB पे P के अलावा और कोई भी पॉइंट अगर हम ले रहे हैं तो हमसे क्या प्रूव हो जा रहा है कि वो सर्कल के बाहर है। मतलब हमने यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकाला कि ओनली पॉइंट P मीट्स द सर्कल, बाकी अदर देन P all points on a line AB is outside the circle। ये समझ पा रहे हो क्या कि P AB पे और कोई पॉइंट ले ले वो सारे सर्किल पर नहीं होंगे, सर्किल से बाहर होंगे। मतलब पॉइंट P ही एक ऐसा इकलौता एक ओनली वन पॉइंट है जो कि सर्किल को टच कर रहा है। तो अगर किसी सर्किल और किसी लाइन का एक अकेला पॉइंट ही ऐसा रहता है जो कि उस सर्किल को टच करता है, उसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं होते हैं जो सर्किल को टच करे, वो लाइन इस सर्किल का क्या कहलाता है? टेंजेंट। ठीक है, अगर हम यहां से प्रूफ कर दे रहे हैं कि हमारा AB जो लाइन है उसका ओनली पॉइंट P टचेस द सर्किल और कोई भी पॉइंट ले ले AB पे, वो सारे आउटसाइड द सर्किल है, टच नहीं कर रहे हैं सर्किल को। दैट मीन्स P is the only point where a line AB touches the circle. So AB is tangent of a circle. ठीक है, hence AB is the tangent to the circle at the point P। मैंने क्या पहले ही बोला था कि प्रूफ किसी लाइन को प्रूव करना है कि सर्किल पर टेंजेंट है, वो हम कैसे प्रूव करेंगे? हम इसी तरीके से प्रूव करेंगे ना कि एक ही पॉइंट पर ये लाइन टच करेगा एक दूसरे को और कोई भी ऐसे पॉइंट पर टच नहीं कर सकता है। तो उसको प्रूव करने के लिए हमने क्या लिया कि एक पॉइंट ले लिया Q और उसको चेक किया कि क्या वो टच कर सकता है सर्किल के। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको कंस्ट्रक्ट करके चेक किया, कोशिश किया कि क्या ये OQ टच कर सकता है क्या सर्किल को। तो हमने फाइंड किया कि नहीं, कोई भी पॉइंट हम Q ले ले AB पर वो टच नहीं कर पा रहा है। ओनली P ही एक ऐसा पॉइंट है जिसको जो ऑलरेडी गिवन है कि ये टच करता है, बाकी इसके अलावा कोई भी पॉइंट हम ले ले AB पर, इस लाइन पर, वो टच नहीं कर रहा है सर्किल को। दैट मीन्स कि ये AB लाइन ओनली वन पॉइंट पर टच करता है सर्किल को और कोई भी पॉइंट हम फाइंड नहीं कर पा रहे हैं जो कि टच कर रहा है। तो अगर ऐसा है दैट मीन्स कि वो लाइन सर्किल पे टेंजेंट है। ठीक है, तो इसको स्टेटमेंट से और कंसेप्ट से ही हम प्रूव करेंगे। इसलिए मैंने वो दोनों इजी वाला पहले कराया तुम लोगों को, प्रूफ 3 और 4। ओके, अभी ये दोनों जो है वो दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले कंसेप्ट पर प्रूव हो गए। समझ में आया सभी को? होमवर्क में यस मैम। ये 4 थ्योरम को प्रूव करना है योरसेल्फ। ठीक है, प्रूफ 4 थ्योरम्स अगेन। जो जो कंसेप्ट मैं बोली हूँ 3-4 को तो प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सेकंड को जो जो कंसेप्ट मैंने बोला है, जो मैंने लिखा है, जो मैंने बोला है, वो सबको लिख करके रखो साइड में और खुद से फ्रेश पेज पे अपने से प्रूव करके देखो। कहीं पर फंसोगे तो नेक्स्ट क्लास में बोलना। फ्रॉम अ पॉइंट P, from a point P 10 centimeter away from the center, a tangent PT of length 8 centimeter is drawn. From a point 10 centimeter away from the center,
a tangent PT of length 8 centimeter is drawn. Find the radius of the circle. Find radius. ये सर्किल है, ये टेंजेंट है, ये P है, ये T है, ये O है। क्या क्या बता रखा है? PT 8 सेंटीमीटर है और ये 10 है। वो T पूछ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। बोलो, नहीं समझ में आया? The tangent at A. The tangent at A and B intersect at P. Find the length of PA. Find the length of PA. फिगर बनाओ, फिर बनाओ। फिगर बन गया क्या सबका? यस मैम, बन गया। यस मैम। ये A है, ये B है। हाँ, ये तो है। ये AB एक कॉर्ड है, A से एक टेंजेंट ड्रॉ किए, B से एक टेंजेंट ड्रॉ किए, वो जाकर के P पे मिल रहा है। यही बोल रहा है। ओके, इसका लेंथ 9.6 है। ओके, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, मतलब ये 6 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है किसका लेंथ? PA का। क्या करेंगे? अच्छा, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, OAB आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, तो यहां से जो लाइन ऐसा जाएगा, ऐसा लाइन अगर ड्रॉ करोगे, ये लाइन जो ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर लाइन, वो क्या होगा? इन दोनों को क्या करेगा? मैम बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये 4.8 हो जाएगा, ये भी 4.8 हो जाएगा, ये 4.8 हो जाएगा, ये 4.8 हो जाएगा। ओके, इसको और इसको एक्स वाई मान लो, हमें निकालना क्या है? एक्स निकालना है ना। ओके, ये वाला डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्या? ये डिस्टेंस ओ एम बोल देते हैं इसको, ओ एम निकाल सकते हैं क्या? पाइथागोरस थ्योरम लगा के ओ एम निकाल सकते हैं। क्या होगा ओ एम? पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ओ एम कितना हो जाएगा? अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस 4.8 का स्क्वायर। ये 3.6 आएगा, ठीक है। कैलकुलेट करना है तो 3.6 आएगा। ओके, ये 3.6 है। ओके, अच्छा, फिर से हमारा OAP भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। OAP भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। OAP और AMP भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। OAP ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। AMP भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। AMP एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम क्या रिलेशन ले सकते हैं? ट्रायंगल AMP इज राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना? कौन से ट्रायंगल Yes, में?
AMP में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4.8 का स्क्वायर। ठीक है, चलो अब दूसरा ट्रायंगल और कौन सा है ट्रायंगल? ट्रायंगल OAP। OAP में क्या लिख सकते हैं हम? वाई स्क्वायर इक्वल टू, नहीं वाई स्क्वायर नहीं, वाई प्लस 3.6 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। दो इक्वेशन मिल गया, दोनों को सॉल्व करके बताओ। अच्छा, तो हमें निकालना क्या था? एक्स निकालना था, पीए निकालना था। ओके, दो इक्वेशन क्या थे? एक इक्वेशन था हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर क्या था? प्लस 4.8 का स्क्वायर। ओके, और दूसरा क्या था? y प्लस 3.6 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, यही था ना? इसको खोलेंगे तो क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस 7.2x प्लस 3.6 का स्क्वायर। ठीक है, ओके, इक्वल टू एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? वाई स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर प्लस 36। अरे यहाँ y है ना, ये उड़ गया, क्या बचा? 7.2y इज इक्वल टू 4.8 का स्क्वायर माइनस 3.6 का स्क्वायर प्लस 36। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा कितना? 8.4 इंटू 1.2 प्लस 36, ये 7.2y है। ओके, दिस इज 10.08 प्लस 36, 7.2y। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 46.08 बाई 7.2, सो 6.4। ठीक है, जब y हो गया 6.4 तो x स्क्वायर क्या होगा? 6.4 का स्क्वायर प्लस 4.8 का स्क्वायर, दैट इज 64। सो x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और x ही p है हमारा, p इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, मेन यहाँ ma'am. पर क्या था? ये तो इक्वेशन सॉल्व करना था, मेन था वहां पर से दो इक्वेशन को निकालना। चलो एक अच्छा क्वेश्चन करो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Two tangents PA and PB are drawn to a circle with center O from an external point. यहाँ तक तो ठीक है? ठीक है, prove that angle APB is equal to twice of angle OAB. ठीक है, AEOB ये सब क्या है वो मैं खाली लिख देती हूँ यहाँ। ठीक है, ये P है, यहाँ पर ये है, ये टच कर दो जबरदस्ती। हाँ, हाथ से तो ऐसा ही होगा। यहाँ पर O, ये A है, ये B है। ठीक है, वो वाले सॉफ्टवेयर में पढ़ने से उसमें सर्कल बड़ा अच्छा ड्रॉ होता है। लो क्लास लूंगी कभी उसी से। कौन सा एंगल? ये O है, OAB का ट्वाइस है APB। ठीक है, OAB मतलब ये, इसका ट्वाइस है APB, ये वाला, ये प्रूफ करना है। एंगल की बात हो रही है, कुछ पता नहीं है। एक ही चीज पता है कि ये एंगल की अगर बात बोलूं तो ये 90 डिग्री, ये तो पता है ना? अच्छा, एक हिंट दूंगी तो हो जाएगा। PA इज इक्वल टू PB, तो उससे हम क्या बोल सकते हैं? Isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है दैट मींस opposite angle Angle B equal to angle. एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल PBA।
PBA, इसलिए एंगल PBA इज इक्वल टू एंगल PAB। ये दोनों एंगल इक्वल है। इन तीनों का सम क्या है? 180. 180। 180। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 ऑफ एंगल, हमें तो इससे को निकालना है ना, तो यहाँ पर चलते हैं। 2 ऑफ एंगल PAB प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये प्लस x इज 180, ये दोनों इक्वल है। तो 2 ऑफ एंगल PAB प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PAB को क्या बोल सकते हैं हम? 180 minus x by 2. बोल सकते हैं ऐसा। इसको इधर ले जाकर के बाई 2 कर देंगे। ओके, PAB हो गया 90 माइनस x बाई 2। ठीक है, तो PAB तो हमारा निकल गया 90 माइनस x बाई 2, लेकिन PAO क्या होता है? 90 डिग्री, दोनों को ऐड कर दो. 90 होता है। हाँ, नाउ एंगल OAB is equal to angle मैम PO माइनस PAB। OAP minus मैम PAB। PAB। और PAB क्या है? 90 माइनस x बाई 2। 90 माइनस x बाई 2। यहां से क्या निकलेगा? मैम वहां से x बाई 2 निकलेगा फाइनल आंसर। निकालो। OAB प्लस PAB इक्वल टू 90 डिग्री। तो OAB कितना निकल जाएगा? मैम x बाई 2। x बाई 2। यहां से x बाई 2 निकलेगा क्या? देखो करो। क्या लिखोगे? देखो, ऐसे भी लिख सकते हो। एंगल P, एंगल कौन सा एंगल? OAB, OAB प्लस एंगल PAB इक्वल टू 90 डिग्री। हाँ, तो कौन सा एंगल दिया हुआ है हमें? PAB। PAB 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 माइनस x बाई 2 है। तो OAB कितना हो जाएगा? प्लस 90 माइनस x बाई 2 इक्वल टू 90। तो एंगल OAB कितना हो जाएगा? x बाई 2। एंगल OAB x बाई 2 हो जाएगा ना। और x क्या है? x क्या है? कौन सा एंगल है? एंगल OAB. APB बाई 2। तो एंगल APB इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 एंगल OAB। देख लो एक बार, बोलो हो गया? मैम कोई दिक्कत किसी को? No, ma'am. एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर 1 या 2 क्लास और करेंगे हम लोग इस पे, सर्कल पे। ठीक है? हाँ, एक क्वेश्चन और करके फिर हम लोग 2 क्लास और करेंगे, सर्कल का हो जाएगा रिवीजन। बाकी तो क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस डीपीपी में मैं दे रही हूँ, उसको बनाओ। और डीपीपी सिर्फ देखने के लिए नहीं है कि क्वेश्चन आ रहा है। In a given figure, O is the center of 2 concentric circle. Concentric circle क्या होता है? मैम 2 सर्कल सर्कल के का एक ही साथ सेंटर, रेडियस अलग। ठीक है, ओके। AB is a chord of a larger circle and touching the smaller circle at C. मतलब स्मॉलर सर्कल के लिए वो टेंजेंट है और इसका कॉर्ड है ABC। प्रूव दैट AC इक्वल टू BC।
प्रूव करना है AC इक्वल टू BC। प्रूव तो वही गया, तो सिर्फ देख के ही प्रूव हो जा रहा है, नहीं दिखने से कुछ नहीं होता है। हाँ इजी प्रोसेस है। C इज अ टेंजेंट, C इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस छोटा वाला सर्कल के लिए, ठीक है। तो टेंजेंट है मतलब OC इज परपेंडिकुलर टू AB, OC इज परपेंडिकुलर टू AB, ठीक है। OC इज परपेंडिकुलर टू AB क्योंकि AB इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। ओके अच्छा, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया। अभी AB कॉर्ड पे किसी सर्कल में किसी कॉर्ड पे सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो वो उसको क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, इसलिए AC इक्वल टू BC होगा, है ना। पहले वाले सर्कल को प्रॉपर्टी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, AB is a tangent to the smaller circle at the point C, and OC is the radius through C. So OC is perpendicular to AB. हो गया, यहाँ पे छोटा सर्कल का काम खत्म हो गया। बट द परपेंडिकुलर drawn from the center to a chord bisect the chord, ये हम जानते हैं। So OC bisect AB, hence AC equal to BC, ठीक है। दो थ्योरम लगा करके प्रूफ कर दिया। Prove that the angle between two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle supplemented by the line segment joining the points of contact of center. ठीक है, चलो prove that the angle between is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact, joining the point of contact to the center. Prove that the angle between the two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact. 1 से 15 तक, हाँ वो किसी भी दिन को दे सकते हो, दे सकते हो। हाँ मैथ साइंस और रीजनिंग सब कुछ है। AOB कौन कौन से एंगल की बात हो रही है, किसको सप्लीमेंट्री बोल रहा है? मैम एंगल P और एंगल AOB को। एंगल APB और एंगल AOB। The angle between the two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle supplemented by the line segment joining the point of contact to the center. ये वाला एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री है, that means एंगल
क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल APB प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, OA is perpendicular to PA and OB is perpendicular to PB, that means दोनों 90 डिग्री है, तो ये दोनों एंगल का सम कितना हो गया? 90 डिग्री। सो एंगल OAP प्लस एंगल OBP इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। नाउ ये जो क्वाड्रिलेटरल है तुम्हारा, कौन सा क्वाड्रिलेटरल? OBPA। OBPA एक क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल क्या होंगे? एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल A कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। और ये दोनों कौन कौन से? A एंड B, इन दोनों का सम कितना है? 180। सो एंगल O प्लस एंगल P इज इक्वल टू 360 माइनस 180, दैट इज 180 डिग्री। कुछ नहीं था क्वेश्चन में। ठीक है, प्रूव क्या करना है? ऐसा फिगर है, प्रूव करना है AR प्लस BP प्लस CQ इक्वल टू AQ प्लस BR प्लस CP इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। इतना सोचने का क्वेश्चन नहीं था। ये एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल पर, वो क्या होता है? ये दोनों लेंथ इक्वल होता है, ये दोनों लेंथ भी इक्वल होगा, और ये तीनों ये भी इक्वल होगा। इतना ही है ना? दैट मीन्स कि AR प्लस BP प्लस CQ, LHS को हम क्या लिख सकते हैं? कब यही बोल रहे थे? AR, तुम बोल रहे थे AR इक्वल टू RB होगा। AR इक्वल टू RB होगा क्या? AR इक्वल टू क्या होगा? AQ। BP इक्वल टू BR और CP इक्वल टू CQ। एक ही लाइन में तो प्रूव हो गया, एक ये पार्ट तो प्रूव हो गया। ओके, अब जब ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा? AQ इज इक्वल टू ये तो सबको अगर ऐड कर देंगे, अगर इन सबको ऐड कर देंगे, इसको और इसको, तो कितना हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल AR AQ इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा? किसका रीजन? फर्स्ट लाइन का रीजन लिखोगे कि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल। तो प्रूफ तो किया था, वही थ्योरम लगाया। अब इन सबको ऐड कर दें तो AR प्लस QC कितना हो जाएगा? क्या लिख सकते हो इसको? अच्छा, 2 करने पे तो डबल हो जाएगा। इसको और क्या कर सकते हैं, बोलो कैसे लिखेंगे? क्या हुआ, कट गया। हम ऐसा कर सकते हैं कि AR प्लस AQ प्लस BP प्लस सबको ऐड कर लेंगे और लिख देंगे पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। हम लोग को पता है कि दोनों इक्वल है, तो वो 2 आ जाएगा, तो 2 नीचे आ जाएगा, तो हाफ हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? AB प्लस BC प्लस AC इज इक्वल टू मैम पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। हाँ, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC है दिस, और ये AB प्लस BC प्लस AC को क्या लिख सकते हैं? AB को AR प्लस BR, BC को BP प्लस BC, और इसको CQ प्लस AQ। अब इनमें से एक ले लो, बाकी तो इक्वल है। अगर हम इसको AP BP और क्या है CQ ले ले, तो इसको लिख सकते हैं ना 2 ऑफ AR प्लस BP प्लस CQ, क्योंकि बाकी का तो आपस में बराबर है। तो AR प्लस BP कितना हो जाएगा? AR प्लस BP प्लस CQ इक्वल टू हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल।
पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, यही है। यहाँ तक ये वाले करने में तो कुछ नहीं था, ये थ्योरम सिर्फ लगाना था, सिंपल। ओके, ए बी सी क्यू आर, prove that AQ equal to half of perimeter of triangle ABC। ये ट्रायंगल सर्कल के ऊपर इस तरह से ए से टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और बीसी टच कर रहा है सर्कल को, ठीक है, ये टच कर रहा है सर्कल को। इसमें कौन कौन इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम? ए क्यू इक्वल टू और ए बी इक्वल टू ए आर, क्यों? बीपी कैसे? ये पी है, बी क्यू इक्वल टू बीपी, बी क्यू इक्वल टू बीपी, ये भी तो टेंजेंट है, PC ये भी equal तो to CR. टेंजेंट है बी से, तो पीसी इक्वल टू सी आर भी होगा, ठीक है। दो, ये 3 पॉइंट से टेंजेंट हो गया सर्कल पर। ओके, फिर क्या करेंगे? नो, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, perimeter of triangle ABC is equal to AB plus BC plus AC। BQ इक्वल टू CR क्यों? BP और PC को तुम इक्वल करने पे पड़े हो, कैसे कहीं पे लिखा है क्या? BQ इक्वल टू CR कहाँ पे पता चला? नहीं कहीं BQ इक्वल टू BP है और PC इक्वल टू CR है, तुम उसको मिडिल इमेजिन करके बार बार इक्वल करने के चाह रहे हो। क्या होगा? AQ कैसे बनेगा? AQ क्या प्लस क्या AQ है? AB प्लस BQ, तो AB तो है, BQ आ जाएगा तो हमारा AB प्लस AQ, AB प्लस BQ हो जाएगा। और BQ कहाँ से आएगा? BQ किसके बराबर है? BP के बराबर है, ठीक है। और BP किसका पार्ट है? मैम बीसी का, BC का पार्ट है, मतलब BC को हम तोड़ दें अगर, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? AB प्लस BC को तोड़ के क्या लिख सकते हैं? BP प्लस BP plus PC. प्लस AC। अभी AB और BP के बदले हम क्या लिख सकते हैं? BQ, और PC के बदले लिख सकते हैं CR। तो क्या हो जाएगा? AB प्लस BQ क्या बनेगा? मैम AQ। AQ, और CR प्लस AC क्या बनेगा? AR. AR। में और AR भी किसके बराबर है? AQ के। तो ये कितना हो जाएगा? 2AQ। 2AQ, तब AQ कितना हो गया? सो AQ क्या हो गया? हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा, ठीक है, ठीक है, एक बार देख लो। उल्टा थोड़ा सोचोगे ना, पेरीमीटर ऑफ ABC उधर 2AQ, 2AQ मतलब AQ और AR, क्योंकि AR और AQ तो इक्वल है। AR AQ किससे बना है? AB और BQ से, और BQ किसके बराबर है? BP के।
ये सर्कल है, सो टच कर रहा है। ए बी सी विथ ए बी इज 6 सेंटीमीटर, ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर है, ए सी 8 सेंटीमीटर है। ओके ये रेडियस निकालना है। रेडियस फाइंड करना है। ठीक है, ये जो इसके अंदर सर्किल बना हुआ है, इस सर्कल का रेडियस फाइंड करना है। ए बी 6 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ओके इसको थोड़ा ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, ओके ये डी ई एफ मान लो, तो इसको डी ई एफ। हमें ये आर चाहिए, आर चाहिए। कोई रिलेशन है क्या ऐसा? कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर हम ऐसा करें कि ये पूरे ट्रायंगल का एरिया, एबीसी ट्रायंगल का एरिया क्या ओ ए बी का एरिया, बीओसी का एरिया और एओसी के एरिया के सम के बराबर है? हम लिख सकते हैं क्या? ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी is equal to area of triangle AOB plus area of triangle BOC plus area of triangle AOC। बोल सकते हैं ना, ये AOC, ये वाला, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तीनों ट्रायंगल का अगर एरिया को ऐड कर देंगे तो बड़ा वाला ट्रायंगल हो जाएगा। okay. ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया कितना होगा? हाफ इंटू 24 बेस इज बेस एंड हाइट 6 और 8। एरिया ऑफ एओबी कितना होगा? 3R 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज ए बी और हाइट इज आर होगा। बेस इज ए बी और हाइट इज आर। बीओसी का क्या कर सकते हैं? हाफ इंटू 10 इंटू आर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम बीसी निकाल सकते थे ना, बीसी इज इक्वल टू 10। ओके, और एओसी का कितना होगा? हाफ इंटू 8 इंटू आर। ठीक है, चलो ये कितना हो गया? ये हो गया 24 और ये 3R 5R और 4R कितना होगा? 3R 3 5 8 4 12R 12R। तो R इक्वल टू कितना हो गया? 2। ठीक है, हाइट को कहाँ रेडियस माना? देखो ये कितना था? ये था 8। अभी एओबी ट्रायंगल में, एओबी ट्रायंगल में एबी बेस होगा और हाइट क्या होगा? ओ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर और ओ से इसके ऊपर परपेंडिकुलर कौन है? यही आर, आर है ना। ओडी एबी इंटू ओडी बाई 2, ओडी इज आर। एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, एबीसीडी और इसमें सर्किल है, इसके अंदर एक सर्किल है। ठीक है, एबीसीडी में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल बी 90 डिग्री है। ओके,
AD दिया हुआ है, AD is 23, AB is 29 और DS is 5। ये DS क्या है? ये PQRS, ठीक है। DS इक्वल टू 5 दिया हुआ है, DS इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो ये DR कितना होगा? अगर DS इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो DR भी कितना होगा? 5, DR 5 होगा। ओके, AD 23 है, AD 23 है, DR 5 है, तो AR कितना होगा? AR कितना होगा? 18 18 होगा। ये DR और DS इक्वल है ना, AR और AK इक्वल है। A आउटर पॉइंट है, आउटर पॉइंट से इधर का टेंजेंट इधर का टेंजेंट, तो AR और AQ इक्वल है, ठीक है। तो AR अगर 18 है तो AQ भी कितना होगा? 18। AQ 18 होगा। AQ 18 है और AB 29 है, तो BQ कितना होगा? 11 होगा। अच्छा, अभी B पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ है BQ और BP और R रेडियस है, तो ये एंगल कितना होगा? BQ टेंजेंट है और ये रेडियस है, तो ये Q एंगल कितना होगा? OQ भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। ये टेंजेंट है, AB टेंजेंट है, OQ रेडियस है, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ओके, ये जब सारे 90 डिग्री हैं तो ये क्या हो सकता है? ये भी 90 डिग्री होगा, सारे 90 डिग्री तो स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर होगा कि रेक्टेंगल होगा, क्या होगा? सारे 90 डिग्री तो स्क्वायर होगा। अच्छा, सारे 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल नहीं हो सकता है। रेक्टेंगल या स्क्वायर दोनों हो सकता है। अभी यहाँ पर क्या है वो देखेंगे। अगर स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो 90 डिग्री तो प्रूफ कर दिए, तो ये स्क्वायर भी हो सकता है और रेक्टेंगल भी हो सकता है। अभी प्रूफ क्या करना है? रेक्टेंगल है तो ये दोनों इक्वल है, स्क्वायर है तो चारों इक्वल है। हाँ, तो अगर हम ये प्रूफ कर दे कि ये और ये इक्वल है, तब क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ये दोनों कोई भी और ये दोनों इक्वल है, इन दोनों को आपस में इक्वल प्रूफ कर दें तो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे OQ इज R क्योंकि रेडियस है, OP इज ऑल्सो R क्योंकि रेडियस है, मतलब ये हमारा लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या हो गया? सेम हो गया, तो ये क्या बन जाएगा? एक स्क्वायर बन जाएगा। और जब ये स्क्वायर बन जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा? OQ BQ के, और BQ कितना है? 11, तो ये भी हो जाएगा 11। कुछ ज्यादा लिखना ही नहीं है, सारे इसी में से कर लेंगे हम लोग, फिगर में से। फिर इसको अच्छे से लिख देना। मैम हाँ बोलो। ये 11 कैसे हुआ? AB कितना दिया हुआ है? 29। AB 29 दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 29 है। मैम वो नहीं, OQ 11 कैसे हो गया? अच्छा, OQ 11 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर देखो, इसको देखो, ये O है, ये Q है, ये B है, ये P है, ये BQ 11 दिया हुआ है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये R है, ये R है। ये दोनों जब R है और ये सब 90 डिग्री है तो ये R कितना होगा? ये रेक्टेंगल होगा कि स्क्वायर होगा? R क्या है पता नहीं है, बट हमें ये पता चल गया कि लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम है। जब लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम रहता है तो रेक्टेंगल को स्क्वायर बन जाता है, मतलब ये स्क्वायर बन गया। अभी ये स्क्वायर बन गया, दैट मीन्स कि अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगा। यस मैम। हे भगवान, अब रेक्टेंगल पढ़ाना पड़ेगा। यस मैम, समझ आ गया।
नहीं नहीं नहीं, ये रेक्टेंगल के 2 एंगल 90 डिग्री होते हैं, पूछ रहे हैं। रेक्टेंगल पढ़ाना पड़ेगा तो 7 में आना क्लास में। स्क्वायर और रेक्टेंगल में भी कंफ्यूजन है। ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है। स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या डिफरेंस होता है? हाँ, इसमें भी सारे 90 डिग्री होते हैं। तुम्हारे ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का 90 डिग्री होगा चारों, और ये अपोजिट साइड इक्वल होता है। अगर चारों साइड इक्वल हो गया तो स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पर वही हो रहा है, क्योंकि इसको तो पता चल गया ये 11 है, ये 11 है, ये 11 है, ये दोनों तो 11 है क्योंकि BQ और BP बराबर है। बट OQ और OP भी इक्वल है, और ये चारों 90 डिग्री है, तो और कुछ नहीं हो सकता, ये भी 11 ही होना पड़ेगा उसको, होगा ना।